हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एंड फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के हैं क्लास 10 वालों के लिए साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई वर्ष पूछे जा चुके हैं और ये फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा आज का, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं, यानी जो ऊर्जा के आदर्श स्रोत होते हैं उसके क्या क्या गुण हैं। तो आंसर लिखना, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के निम्नलिखित गुण हैं। पहला गुण है प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, मतलब अधिक कार्य उसका करना चाहिए, सरलता से सुलभ हो यानी आसानी से वो हमें मिल जाना चाहिए, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो यानी कहीं ले जाने ले आने में आसान हो, वह सस्ता भी हो, उसे सस्ता भी होना चाहिए। ये रहा हमारा ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण। अगला क्वेश्चन हमारा, पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो आंसर है पार्श्वक्रम संयोजन, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाएं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो इसे आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। ये हमारा इसका आंसर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक बदलते चुंबक क्षेत्र के वोल्टेज उत्पादन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा है। यह या तो तब होती है जब एक कंडक्टर को एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या जब एक कंडक्टर लगातार स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा होता है। तांबे के तार के दो अलग अलग कॉइल ले, जिनमें बड़ी संख्या में मोड़ हो क्रमशः 50 और 100 मोड़, उन्हें एक अचालक बेलनाकार रोल के ऊपर डालें। एक बैटरी और एक प्लग कुंजी के साथ श्रृंखला में बड़ी संख्या में मोड़ने वाले कॉइल एक को कनेक्ट करें। अन्य कुंडली दो भी गैल्वेनोमीटर से जोड़िए। कुंजी प्लग इन करें। गैल्वेनोमीटर का निरीक्षण करेंगे। हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत एक तरफ कूद जाती है और जैसे ही जल्दी से शून्य पर लौट आती है, कुंडली 2 में एक क्षणिक धारा का संकेत देती है। ये हमारा यह हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाएं। तो ये हमारा समझाने का विधि था। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें हल्का और आंसर है, कॉलन 1 को बैटरी से डिस्कनेक्ट करें। आप देखेंगे कि सुई तुरंत पल में भर में चलती है, लेकिन विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि अब कॉइल 2 में विपरीत दिशा में करंट प्रवाहित होती है। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक अंतर लिखें। तो यहाँ पे धातु एवं अधातु के भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर निम्नलिखित हैं, लिख देंगे। एक तरफ लिखेंगे धातु, एक तरफ लिखेंगे अधातु। इधर भौतिक गुण लिखना बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भौतिक गुण। धातुओं, यहाँ पे धातु के में पढ़ना है। यहाँ धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जो धातु होता है इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती। जो अधातु होता है उसमें कोई चमक नहीं होता है। धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। जो धातु होता है वो विद्युत और उष्मा दोनों का सुचालक होता है, उसमें विद्युत भी प्रवाह होता है, उष्मा भी। अधातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक नहीं होती। अगला प्रश्न, धातु आघातवर्णीय तथा तन्य होता है, यानी धातु को पीटने पर फैलता है और यह पतली तार के जैसा इसे बनाया जा सकता है। अधातु आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। अब ये तो हो गया भौतिक गुण। अब रासायनिक अंतर इसका देखते हैं। तो रासायनिक अंतर है, धातुओं के परमाणु धनायन बनते हैं, यानी जो धातु होते हैं इसके परमाणु धनायन होते हैं, जैसे यहाँ Na+, Mg2+। अधातुओं के परमाणु ऋणायन होते हैं, यानी माइनस में, जैसे Cl- O2-। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो धातु होते हैं उसके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं।
नीचे एक एक उदाहरण दिया गया है, देख लें। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, ये भी 5 नंबर में आता है। इस प्रश्न को देखना बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी अमीबा अपना पोषण कैसे करता है इसका वर्णन करना है। तो यहाँ पे हमको लिखना है, अमीबा में भोजन के अंतर्गत कुटपादों के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन किसके द्वारा होता है? कुटपादों के द्वारा। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में विस्तृत हो जाता है। अमीबा में अपने भोजन को शरीर से बाहर निकलने के लिए शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। अगर आपको इतना से समझ में नहीं आया है तो आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसके लिए नीचे देख लें, ये चित्र को देखिए। ये अमीबा का चित्र दिया गया है। इसमें यहाँ पे दर्शाया गया है केंद्रक है, यहाँ पे कोई जिसे यह भोजन बनाता वो है। तो अमीबा आगे बढ़ता है इसे, और कुटपाद यानी अमीबा के ऐसे कुटपाद हो जाते हैं। यह अपने भोजन को अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये बाहर से बंद हो जाता है। उसके बाद ये अपना भोजन कर लेता है। अमीबा में पोषण ऐसे ही होता है। ये देख लिया महत्वपूर्ण प्रश्न को, देखिए ऐसे ही दिया गया है। इसके बाद हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका होती है? तो आनुवांशिकता माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में आवर्तित होना आनुवांशिकता कहलाती है। यह संतति में पैतृक लक्षणों से संरक्षण को आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका, यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें सभी आनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है, जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। यह द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाती है, जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न करती है। तो ये हमारा आज का प्रश्न खत्म हुआ। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसा यूट्यूब पे बहुत कम लोग अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ से सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।